अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर जाकिर चौधरी। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं कश्मीर के ज़िला शोपियान में पेश आने वाले उस दर्दनाक हादसे को, जिसको सुनकर हर जिंदा दिल इंसान की रूह कांप उठेगी। गुज़श्ता दिनों ज़िला राजौरी के तरकसी और पीड़ी मकाम से 3 नौजवान मजदूरी की गर्ज से कश्मीर के ज़िला शोपियान की तरफ हिजरत करते हैं और वहां पहुंचे हुए कमोबेश 2 दिन ही होते हैं कि उनको उनके किराए पर लिए गए कमरे से आर्मी के लोग उठा लेते हैं और उनको इनकाउंटर दिखाकर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है उनके घर पर उनके कुंबा को रोता और तड़पता हुआ, और एक छोटा सा मासूम 1.5 साल का बच्चा जिसकी आंखें आज भी अपने बेगुनाह मकतूल बाप के इंतज़ार में बिछी हुई हैं। SHO साहब ने बुलाया कि आप उधर नहीं जाना, मेरे पास आओ। तो मैं वहाँ गया, उनके साथ बैठा। उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, पानी दिया, चाय दी। शक मुझे हुआ कि ये क्यों आज मुझे पानी और चाय दे रहे हैं। मैं कोई इतना बहुत बड़ा गैस्टर तो नहीं हूँ, एक गरीब ख़ानदान से तलकता हूँ। ख़ानदान से नहीं, फैमिली से। जो मेरे घर की फैमिली है वो हम एक मेहनत मजदूर आदमी है। जो ये फौजी हैं मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है वो भी। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, इतना ज़रूर बोला कि आप जाओ, मैं भी हेल्प करूंगा, DC साहब परमिशन देंगे, आप परमिशन लेकर चले जाना। तो ठीक है, मैं वापस आया। 2:30 बजे का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा हो गया। एक दुकान के आगे खड़ा हुआ तो मुझे एक सहाफ़ी श्रीनगर से फ़ोन करता है, बोलता है तुम्हारा नाम मोहम्मद यूसुफ, तुम्हारे बेटे का नाम इब्रार अहमद। तो मुझे शक हुआ, मैंने उनको पूछा, हाँ भाई आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा नाम किसने दिया आपको, और नंबर किसने दिया, नाम किसने बताया, क्या बात है ये। तो उन्होंने बोला आप कोटरंका में गए हुए थे। हाँ, मैंने बोला हाँ सर मैं कोटरंका में गया था। किस लिए गए थे? मिसिंग रिपोर्ट देने के लिए गया था। तो उन्होंने कहा जो ये मीम मंदिर के साथ जगह को कुछ नाम है, मैं भूल गया हूँ, हमशीपुरा में जो इनकाउंटर हुआ है, आपको इन आदमी की कोई वेरिफिकेशन चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे इनके फ़ोटो सेंड करो। जब फ़ोटो सेंड किए तो मैंने जो छोटा लड़का है इब्रार अहमद, उसी की बॉडी का फोटो देखा तो मुझे ये यकीन हो गया कि ये एक ही माँ के बेटे हैं, एक मामे का, 2 खाला के हैं, एक ही माँ के बेटे हैं। तो अगर ये नहीं है, हमारे लड़के भी नहीं हैं। मैं वहाँ से वापस घर चला आया तो सुबह में राजौरी चला गया, DC साहब के पास गया, DIG साहब से मिले, SP साहब लियाकत चौधरी से मिले। उन्होंने भी मेरी अच्छी हौसला अफजाई की और मुझे यकीन भी है कि इंशाअल्लाह वो मेरी मदद भी करेंगे। लेकिन मदद होती है किस चीज़ की? सच्चाई। ये कोई मैं अपनी ज़ुबान से या अपने घर में बैठ के अपने आप को क्लियर नहीं करना चाहता। मेरा ये सवाल है कि मेरे लड़के का या उसके जो कज़न हैं उनका नंबर मैंने दिए हुए हैं, उनकी डिटेल कॉल निकालो और उनमें देखो कि उनके किस किस एजेंसी के साथ कोई तल्लुकात थे या नहीं। अगर हैं तो मैं भी जवाबदार हूँ उस चीज़ का। मुझे यही दुख है, ये मेरा लड़का नहीं मरा कि मुझे दुख है, दुनिया मरती आई। हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें तो इलामा इकबाल ने यह सिखाया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन अभी गुलिस्तान को जहन्नम बनते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सीने में लगी है। अल्लाह किसी के भी सीने में ऐसे ना करे। 3 के 3 बेटे ये मेरे ही हैं। खाला कौन हुई, मामू कौन हुआ, मैं कौन हुआ हैं। और जो इम्तियाज़ अहमद है, इसने इसी साल 12th पास की थी और इसने 280 नंबर लिए हैं। इसकी पढ़ाई में 40% खर्चा मेरा है, 12वीं तक हैं। तो आगे मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये आपने मेरी DNA करवाई है, इससे मुझे कुछ थोड़ा फील हो रहा है। फील इस चीज़ का हो रहा है कि लड़के मेरे हैं। श्रीनगर के अंदर भी मेरी रिश्तेदारी है, कोई श्रीनगर लाहौर नहीं है, हमारा स्टेट है, हमारा घर है, उसके अंदर भी हमारी रिश्तेदारी है। मैं इधर बैठता हूँ, SSP अपने सामने मुझे बैठा लें, मेरे बच्चे की लाश उधर रख दें, जो मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनको बताऊंगा, वो देखेंगे क्या वो मेरा लड़का है या किसी दूसरे का है।
तो फिर इसमें डीएनए करने का क्या मतलब है, मुझे इसे शक है। फिर मैं शक भी नहीं करता क्योंकि इंशाअल्लाह सरकार सच्ची होती है, ये एक तराजू होता है, मरना सब ने है। इसमें मौलाना साहब या पंडित या मोदी या मिनिस्टर या डीआईजी या डीसी का कोई मसला नहीं होता। इसमें कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत होता है और मौत का जायका सब ने चखना है। अगर मेरा इंसाफ इस दुनिया पे नहीं हुआ तो अगर हम मुस्लिम हैं और हमारे कुरान में ये साफ लिखा है तो इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे का बदला क़यामत के दिन भी लूँगा, क्योंकि वो बेकसूर था। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपका लड़का यहाँ से कब गया? मेरा लड़का यहाँ घर से निकला है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को? अच्छा, 16 जुलाई को वो पीर पंजाल पे था। पीर पंजाल से फोन हुआ आपको? पीर पंजाल से हमें फोन हुआ। हमारे लड़के हैं आगे, उस जगह का नाम गरनाड़ी पड़ता है। वो माल मवेशी लेके उधर बैठे हैं। एक रात उनके पास वो ठहरे, दूसरे दिन वो हीरपुर पहुंचे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि तीनों लड़के एक साथ यहाँ से गए या जो मामू का लड़का है जिसका इम्तियाज अहमद नाम है, वो 1 महीने पहले गया हुआ था। फिर सर मुझे एक बात और याद आ गई। मुझे एक बात का बहुत बहुत फील हो रहा है। ये फील मैं इंग्लिश जानता नहीं, किसी का सुना हुआ मैं बोल देता हूँ। वो मुझे ये हो रहा है कि जो इम्तियाज अहमद नाम का लड़का, ये 1 महीने ये गया 16 जून को। 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक ये नंबरदार यूसुफ के घर में काम कर रहा है। और जब इसकी बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, तो यूसुफ बॉडी पे खड़ा होकर बोलता है कि मैं इसको जानता नहीं। मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है कि एक आदमी 1 महीना काम करवा के सर और महीने के बाद बोलता है कि मैं इसको जानता नहीं। अच्छा, ये यूसुफ लंबरदार जो कश्मीर का है यूसुफ लंबरदार जो कश्मीर का, और शकील लोन जो है जी, जिसने हमारे बच्चों को कमरा दिया है जी, 1600 का, ये मैं नहीं कहता, उसके मुंह से साबित है जी। उन्होंने 1600 का कमरा दिया और वो मेरे बच्चे के साथ गए और दुकान से सौदा भी लाए। सामान क्या लाए दुकान से? 4 केजी चावल है या 2 केजी है जी, आधा केजी तेल है, नमक मिर्ची है। फिर यूसुफ लंबरदार के घर से मेरा लड़का जो इम्तियाज अहमद पहले 1 महीने से वहां था, वो चाय लेके आता थर्मोस में, कंबल लेके आता रात रहने के लिए। सुबह उसकी बीवी आके गेट पे दस्तखत देती है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, तो बाएं तरफ से घूम के जाती है, वहां एक खिड़की है और खिड़की से अंदर जाके लड़के पकड़ के वहां से निकाले गए। क्या उस यूसुफ लंबरदार की जो लड़की थर्मोस लाने के लिए गई थी, इसको पता नहीं। अगर 18 तारीख को हमारे बेटे पकड़े गए थे 17 की शाम को, तो 17 की शाम को उसने चाय दी थी, तो 18 की शाम को उसने बताना था ना कि लड़के ने रात हमसे कमरा लिया और अभी यहाँ नहीं है। सर ये क्या जुल्म है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ मतलब पॉलिटिकल पार्टी से कौन कौन आपके यहाँ पे आया? सर पॉलिटिकल पार्टी से हमारे यहाँ तायद करने के लिए सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन जावेद साहब के जी। वो मेरे पास आए जी, और अपना बशीर साहब, मेजर बशीर साहब आए, एसपी कुजूम साहब के बड़े भाई। हाँ जी। और उसके बाद कोटरंका से SHO साहब आए जी। उसके बाद मेरे पास मास्टर मनीर साहब आए, वो तो आज भी आए हुए हैं लेकिन पहले भी आए। उनके बाद एक जम्मू से सीता जोशी, पता नहीं या क्या नाम है ऐसा जी, वो भी मेरे पास आए। तो अपना NC के जावेद राणा साहब भी मेरे पास आए, जकी साहब भी आए। जी, तो इन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। जी। तो सबसे ज्यादा हौसला अफजाई और यकीन मुझे सरकार ही पे कि इंशाल्लाह सरकार हमारी मदद करेगी। अभी सरकार ने आपको मतलब मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है? पूरा आश्वासन दिया, लेकिन इस पे मुझे शक है कि ये जो DNA की करवाई है जी, इस पे मुझे अल्लाह पे और सरकार पे भरोसा है। इसकी रिपोर्ट कितने दिन में बोला है? इन्होंने मुझे 7 दिन के लिए बोला हुआ है। जी, तो 7 के बजाय मैं 8 दिन भी इंतजार करूंगा। जी। उसके बाद भी मैं सरकार का क्या बिगाड़ सकता हूँ? मैं गरीब आदमी हूँ। अभी आप क्या बोलना चाहते हो सरकार को? अभी मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अगर 1 हफ्ते का आपने बताया है तो 10 दिन तक भी। जी। क्यों कि मैं कोई इतनी अप्रोच वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं सरकार पे ये गिला करूँगा कि 10 दिन तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई और मैं ये तो वो कर लूँगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन 10 के बजाय भी 12 दिन तक भी इंतजार करने के बाद मेरी फैमिली अगर मर जाएगी जी, तो इंशाल्लाह इसकी जवाबदार सरकार होगी। और मैं अपनी फैमिली को अपने हाथों से SSP के सामने मार के खुदा की कसम खुद भी मर जाऊंगा अगर मेरी DNA में कोई मुश्किल आई। जी। बस मेरा ये कहना है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जो जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, इनकी पूरी फैमिली जो है इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखती है। इनके ख़ानदान के बहुत सारे आदमी जो हैं आर्मी में हैं। जो जैसे सरकार बहुत बहुत बड़े वादे करती है, हमने ST कैटेगरी को या गुजरों को ये सहूलत फराम की, हमारी जो हम उनको ये देंगे। तो क्या सरकार ने यही सिला दिया है? क्या सरकार ने इन मजलूमों को
इन जो बेसहारा लोग हैं इनके जो मतलब इनके जो हालात हैं उनको सुधारने के बिना इनको मारना शुरू कर दिया है। सरकार से मैं भी यही पूछना चाहता हूं और इनसे भी मैं अर्ज़ करूंगा कि ये बताएंगे कि किस तरह सरकार जो अपने वादा करती है कि मैं अपने वादे में कि इनको इस कौम के साथ हूँ, मैं गुजरों के साथ हूँ, मैं इनको स्टैंड करूँगा, क्या ये स्टैंड करना हुआ सरकार ने? इनसे भी मैं पूछूंगा अभी कि आप बताएंगे इसके बारे में जनाब, क्या ये सरकार ने ये हमारे साथ वादा किया है, हम जो हमारे स्टेट रियासत जम्मू और कश्मीर के जो गुज्जर हैं हमारे साथ हैं, क्या यही सिला देती है सरकार गुजरों को? सर देखो, अभी मेरा सिर काम नहीं कर रहा। ये तो आज की सरकार आई है तो मैंने ये लफ्ज़ शब्द सुनने पड़े हैं कि गुजरों के, हम तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई थे, हमें तो ये सबक सिखाया गया था जी। तो अगर हमारे साथ इस तरह की हरकतें होती रहीं तो इसमें तो साफ जाहिर है कि हम गुजरों की लिस्ट में आ गए ना। है तो हम गुज्जर ही हैं, लेकिन गुज्जर भी तारीख से है ना, रास्ते से तो नहीं ना आए, गुज्जर की तारीख है, गुज्जर रास्ते में नहीं थे पड़े हुए। तो मैं सरकार से बहुत उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं सच्चाई की हेल्प मांग रहा हूँ। कोई भी बाप ये नहीं कहता अपने बेटी के लिए कि उसकी कॉल डिटेल निकालो। अगर किसी बाप के दिल में कोई ऐसा हो कि मेरा बेटा इतना गलत है या ये है, वो ये नहीं कहता कि मेरे बेटे की कॉल डिटेल निकालो। फिर मेरे ग्रैंडफादर से लेके आज तक चौकीदार, नंबरदार, थाने में कहीं जगह किसी जगह कोई ये देख ले कि हमारे खानदान में किसी एजेंसी के साथ किसका ताल्लुकात है जी। एक मेरे बेटे मार दिए, ऊपर से मुझे मिलिटेंसी करार दिया गया। इस चीज का मुझे बहुत दुख है। तो मेरी बहुत ज्यादा सहायता अपने गुफ्तार साहब ने भी की जी, क्योंकि मेरा जहन काम नहीं कर रहा सर। जिसके 3 बेटे मर जाएं और बगैर किसी काम के मर जाए, मिलिटेंसी में मर जाते, मुझे दुख नहीं था जी। आर्मी में होते शहीद हो जाते तो मुझे दुख नहीं था, मैं बोलता मेरे देश के लिए शहीद हो गए। मेरे बेटे घर में से काम करने के लिए गए। हाँ, अगर हमें कोई ये बताया होता कि कश्मीर जाने के लिए कोई परमिशन चाहिए, फिर भी मैं मानूंगा कि मेरे बेटों का कसूर है। मुझे ये भी नहीं था पता कि कश्मीर के लिए कोई परमिशन है। काम करने के लिए गए, अपनी गर्ज को लेके गए, कोई एडमिशन का पैसा लेने के लिए गया, कोई अपने मकान प्लास्टर कराने के लिए पैसा लेके गया। फिर मेरे बेटों को उनके पास गवर्नमेंट का बना हुआ आधार कार्ड भी है। अगर वो आधार कार्ड ये गुम करेंगे तो मैं हर आधार कार्ड की फोटो स्टेट करवा के अपनी फैमिली के पूरे बच्चे और बच्चियों के अंदर रखी है, मैं वो भी निकालूंगा। उनको चेक करो। फिर जवाबी कार्रवाई में, एक मिनट, जवाबी कार्रवाई में मैं मानता हूं इन्होंने इनकाउंटर किया, मिलिटेंट मार दिए। मिलिटेंट तो नाम लेना बहुत आसान है। जवाबी कार्रवाई में मुझे कोई ये प्रूफ दें कि मेरे मिलिटेंट जो बच्चे बता रहे हैं, ये जो मेरे सिविल बच्चे मारे गए हैं, उन्होंने क्या फायर किया इन पे। और पाँव में चप्पल पड़ी हुई लैलन की 100 रुपए की, साथ में बजरी लगी हुई। मिलिटेंट्स के गल में पतलून नहीं है। इन्हीं का कश्मीरी खड़ा होकर उधर इंटरव्यू में बोल रहा है कि उनको पूछा गया है मीडिया वालों से, मेरे पास वो वीडियो है, कि क्या ये मिलिटेंट है। बोलता है इनके गले में पतलून नहीं है, पाँव के पास चप्पल नहीं है। कि ये कहाँ के मिलिटेंट है, कहाँ से आ गए मिलिटेंट? ये सिविल आदमी मार दिए हैं इन्होंने। हैं तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ बड़ी उम्मीद और तवक्का के साथ कि इंशाल्लाह सरकार मेरी मदद करेगी, और सरकार मदद सच पे करे। अगर मैं गलत हूँ, मेरे बेटे गलत है, कब्र से निकाल के भी उनको फायर करो और मैं साथ में खड़ा रहूंगा, मुझे कोई दुख नहीं। अगर वे सच्चे बेगुनाह बिला वजह मारे दिए तो उनका इंसाफ चाहिए। समीन, यही बच्चा है, ये उनका बेटा है 15 महीने का। 15 महीने का। अब ये देखो, इब्रार का बच्चा है, अभी अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर सकता। ये क्या करेगा अब? मतलब ये किसकी जान को रोएगा? इस बच्चे के बारे में देखे सबके हमारे खुद आंसू निकल रहे हैं। सर, मेरे घर का चिराग यही बेटा था जिसको मार दिया गया है। कि किस तरह चिराग था कि मैं 50 साल में हूँ, अभी मुझे दिहाड़ी पे काम पे भी कोई नहीं लगाएगा। अभी मेरी बच्ची है जो उसकी उम्र देख लीजिए आप, वो भी इधर ही है। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बस मुझे इंसाफ चाहिए, एक ही बात चाहिए। मुझे नहीं पैसा चाहिए, मुझे नहीं नौकरी चाहिए। मेरे बच्चों के साथ भी हाथ है, मेरे साथ भी हैं। बहुत मांगेंगे और खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना, अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तरकसी इलाका में पिछले दिनों में एक बड़ा खतरनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 3 नौजवानों को इनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया और उनकी लाशें भी अभी तक जो हैं उनके
लवाहिकीन उनके वारिसों के हवाले नहीं की गई हैं, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? ये बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया है, और मैं ये बता दूं कि ये कोई पहला वाक़या पेश नहीं आया। इससे पहले भी इस पिछले 25-30 साल में इस खिते के अंदर इस किस्म के बहुत सारे सानियात हुए हैं, और चूंकि इस इलाके का कोई सियासी तौर पर वाली वारिस नहीं है, और हमारे जो इस इलाके के लीडर हैं वो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर लोगों के पास जाते हैं, और उस वक्त तो वो जाकर गुजर और पहाड़ी के नाम पर और जरासीम समाज के अंदर फैलाकर समाज को तकसीम करते हैं। और लोग भी हमारे इतने जो है वो ऐसे हैं कि उनके अंदर भी अवेयरनेस नहीं है, तो वो भी जज्बात के अंदर आकर इन जरासीम को फरोग देते हैं। इससे पहले मुतअद्दिद वाक़यात इस पिछले 25-30 साल के मिलिटेंसी के दौर में इस इलाके में पेश आ चुके हैं, जिनमें मैं वजाहत कर दूं कि जिनमें बहुत सारे वाक़यात हैं मेरे नॉलेज में। इनमें एक कोट दाड़ा का वाक़या भी है, जिसमें 3 आदमी अजीज और दो आदमियों के नाम यूसुफ थे और एक अजीज। तो पहले उनको इस्तेमाल किया करते रहे और फिर उनको मारकर पीर बिडेसर के नीचे जो है एक खड्डे के अंदर डाल दिया, और कई सालों के बाद जो उनका एक चौथा साथी था वो भाग गया, तो उसने आके उन घर वालों को बताया, तो उस वक्त उनकी लाशें वहां से निकाली गई। लाशें क्या थी? वो उनकी हड्डियां और कुछ कपड़े और बाकियात थे, जो लोगों ने, उनके वर्षा ने पहचान लिया। वो एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, बड़ी दर्दनाक। ये एक वाकया मैं हवाले के तौर पर बता रहा हूँ, वरना इस राजौरी और पुंछ के अंदर, इस किताब पीर पंचाल के अंदर ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए। तो चूंकि यहाँ हमारे बेसहारा लोग हैं, इनकी कोई बैक नहीं है, कोई इनकी पुष्ट बनाई नहीं सियासी तौर पर करता, तो ये एक मामूल रहा है कि जिसको चाहे मार दो, जिसके चाहे साथ चाहे सलूक करो। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आउटपुट जो है वो निकलेगा, क्योंकि इस किस्म के बड़े बड़े सानियात इस पिछले 25-30 सालों के अंदर इस जम्मू कश्मीर की इस बदकिस्मत सरजमीन के अंदर रूनुमा हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उन वाकयात की तरह ये वाकया भी जो है वो गोशाए गुमनामी में चला जाएगा। अलबत्ता अगर हुकूमत अपनी शफाफियत और अपना खुलापन जाहिर करना चाहती है, और उसको इस रियासत के अवाम के साथ कोई हमदर्दी अगर है, तो उसको बिल्कुल गैर जानबदाराना तहकीकात करवा कर, चाहे कितने ही बड़े ओहदों के ऊपर रहने वाले लोग क्यों ना हों, उन लोगों को इंसाफ के कुटहरे में लाना चाहिए, ताकि इस रियासत के लोगों का हुकूमत पर और हुकूमत की एजेंसियों और फोर्सेस के ऊपर किसी हद तक जो है एतमाद बहाल हो। लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात होगी। और उसके साथ एक बड़ा अलमिया ये है कि आज तक इतना बड़ा साना हुआ है, मुतल्लिका इलाके का जो लीडर साहिबान हैं, चाहे वो पीडीपी से ताल्लुक रखते हों, कांग्रेस से हों, एनसी से या किसी और पार्टी से, उस इलाके की जो लोग भी नुमाइंदगी करते हैं या इलेक्शन के मौके पर वहां लोगों के पास जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि आज तक कोई भी आदमी जो है वो उनके पास काबिल जिक्र नहीं गया, और एक जुबानी और एक अखलाकी हमदर्दी तक का उन्होंने इजहार नहीं किया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं है। जी, जैसे आपने माजी का वाकया बताया कि इतने सालों तक वो लोग गायब रहे, बाद में उनमें से एक आदमी आया तो जिंदा बचा था, जो उसने बताया, तो आपको क्या लगता है कि ये इन लोगों के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया है? लगता तो यही है, क्योंकि कौन चाहता है कि अपने आप को जो है इसमें फंसाना। लगता तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आउटपुट निकलेगा, लेकिन अगर निकल आए तो अच्छी बात है, मुल्जिमों को बहरहाल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस किस्म के एक वाकया तो नहीं है। ये कोट दाड़ा का जो एक वाकया हुआ था, ये मैंने एक सैंपल के तौर पर, हवाले के तौर पर बताया, वरना इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं, हजारों वाकयात हैं। यहाँ सालदार का अब्दुल लतीफ जो बगला नडियाला में रहता था, सड़क पर चलता चलता उसको उठा लिया, आज तक जो है उसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं
मंजूर है, वो मंजूर है। मंजूर है, लतीफ है, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। सड़ूती मेंढर के चौधरी मोहम्मद सादिक बकरवाल हैं। शाम के टाइम उसको उठाया, उसको बताया 5 बजे के जी इधर आओ, बात सुननी है। और उसके बाद आज तक पता नहीं उसका जमीन खा गई, आसमान खा गई। चलास का मंजूर है, चलास का मंजूर है। इसे सैकड़ों वाकयात जो है वो मेरे इल्म के अंदर है। मैं इसी रियासत का शहरी हूँ, यही है। हमें पता है सब कुछ यहाँ पिछले 25-30 सालों से क्या क्या हो रहा है। एक वाकया थोड़ा है, लेकिन चूंकि बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमारे पास ना कोई ऐसा गैर जानबदार मीडिया इंटरनेशनल, ना कोई बात सुनाई देती है और ना कोई यहाँ की लीडरशिप है। तो जो भी मरता है वो मर जाता है, गोशाए गुमनामी में चला जाता है। कौन पूछता है इनको? हिंदुस्तान की आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो वतन परस्त कम्युनिटी है, इनके हजारों लाखों की तादाद में नौजवान खुशी खुशी जज्बे के साथ भर्ती होते हैं ताकि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सके, जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद साहब ने किया, हुब्बे वतनी। उस हुब्बे वतनी को अगर किसी ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अमली जामा पहनाया है तो वह हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हैं, हमारे नौजवान। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने गुजर बकरवाल भाई बहनों को कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा और अपने महबूब वतन हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार अगर किया है तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने किया। जनाब रविंदर रैना साहब, गुजरों के किसी बड़े इज्तिमा में बैठकर उनको लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे करना तो बड़ा आसान होता है, मगर उनको अमली जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तरफ आप उनकी बहादुरी और वतन परस्ती की तारीफ़ करते हो और दूसरी तरफ आपकी हुकूमत इसी गुजर कौम के नौजवानों को फेक इनकाउंटर में मौत की घाट उतार देती है और फिर उनको दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आंखों में धूल झोंकने की भी हद होती है कि इन गरीब और बेसहारा मजदूरों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है, जिनके कमरे से खाने के नाम पर एक लिफाफे में 2 किलो चावल और थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाने का दूसरा सामान मिलता है और पाँव में फटे हुए जूते और जिस्म पर पुराने बोसीदा कपड़े पहने हुए होते हैं। आज तक हमारी आर्मी ने जितने भी दहशतगर्दों को मारा, क्या किसी ने देखा कि उनकी ऐसी हालत ज़ार थी जो इन गरीब मज़दूरों की थी? साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिन गुजर नौजवानों को आपकी फ़ौज ने फेक इनकाउंटर में इतनी बेदर्दी से मार गिराया, उन्हीं नौजवानों की फैमिली में 8 से 10 लोग हिंदुस्तान की आर्मी में सर्विस करते हैं। वो हर जगह, हर महाज पर, हर बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान खतरे में डालकर देश की हिफाजत कर रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि ये कौम अपने वतन की खातिर हर जगह अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार रहती है। उसी तरह इन नौजवानों के ख़ानदान के लोग अपनी वतन परस्ती को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए आज भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ बॉर्डरों पर खड़े होकर अपना सीना दुश्मन की गोली के सामने रख कर खड़े हुए हैं कि गोलियां हमारे सीनों से उतर जाएं, लेकिन हमारे वतन पर किसी किस्म की आंच ना आए। और आपकी हुकूमत ने उन्हीं लोगों के नौजवानों को इतनी बेदर्दी से कुचल दिया कि आज सारी आवाम और ख़ासकर इस कुंबा के सारे अफराद आपसे और आपकी हुकूमत से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस कौम के बेगुनाह और गरीब मज़दूरों के साथ ये बर्बरियत क्यों हुई, जिनकी वतन परस्ती का सबूत आप खुद पेश करते हैं। इन नौजवानों में से
एक का 1.5 साल का मासूम शीरख्वार बच्चा आज आपकी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने बाप का इंसाफ मांग रहा है। शुक्रिया।